गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऊर्जा के स्रोत उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ये नोट्स में बहुत ही सर्च करके आप लोग को सेंड किया जा रहा है और आप लोग के सिलेबस के अनुसार ये परफेक्ट नोट्स है। इसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर से ऐड कर लीजिए। तो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, जीवाश्म, कोयला, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, बायोमास, पवन ऊर्जा, ये सब पढ़ाया गया है। एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। सौर ऊर्जा जैसे कुकर एवं पैनल, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऊर्जा परंपरागत स्रोत के बारे में जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, बायोमास, पवन ऊर्जा, ये भी पढ़ा दिया गया है। अब आ जाइए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में वैकल्पिक स्रोत हैं, ये भी पढ़ा दिया गया लगभग। सौर ऊर्जा, सौर से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाभिकीय ऊर्जा, तो समुद्र से ऊर्जा जो प्राप्त है वो ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होता है, ज्वार भाटा का उत्पन्न ऊर्जा होता है, उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह ज्वार भाटे में जल के स्तर को चढ़ने तथा गिरने में हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। समुद्र के जल स्तर को दिन में परिवर्तन होने की परिघटना को ज्वार भाटा कहते हैं। समुद्र के जल स्तर में दिन में जो परिवर्तन होता है उसे टाइड या ज्वार भाटा कहते हैं। अब ज्वारीय ऊर्जा का कारण क्या होता है? ज्वारीय ऊर्जा का कारण होता है देखिए, ये आपका है ये ज्वारीय ऊर्जा का जो कारण है ये है आपका पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा का गुरुत्व खिंचाव। इसी की वजह से ज्वार आता है और ज्वार की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अच्छा, जब ज्वार आता है तो ज्वार की लहर में तो ऊर्जा रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि ज्वार ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाए। वहाँ टरबाइन लगाया जाता है। टरबाइन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी मैंने बताया है। वहाँ टरबाइन लगाया जाता है और टरबाइन में जो घूमता है पंखे जैसा संरचना होता है और वो उस ऊर्जा को, ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेती है। अब तरंग ऊर्जा महासागर के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करती हैं। इस विशाल तरंगों में भी गतिज ऊर्जा होती है और इन तरंगों को ट्रैप किया जाता है। मतलब ट्रैप मतलब उसको अपनी तरफ उसको खींचा अपनी तरफ, जैसे कि उसको अपनी तरफ जैसे पकड़ना कोई चीज़ होता है तो उसको ट्रैप किया जाता है। तरंग ऊर्जा को ट्रैप करने के लिए विविध युक्तियाँ विकसित की गई हैं, जैसे टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करना। टरबाइन हर जगह लगेगा, बिना टरबाइन को कोई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होगी। महासागरीय तापीय ऊर्जा में समुद्र तथा महासागरों के पृष्ठ जल का ताप और गहराई के ताप में अंतर से प्राप्त तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत संयंत्रों के उपयोग से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। दो तरह का होता है। नाभिकीय विखंडन, अब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाना क्या कहा जाएगा? वो नाभिकीय विखंडन कहा जाएगा। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थोरियम जैसे भारी नाभिक के परमाणुओं के नाभिक को निम्न ऊर्जा वाले तापीय न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ देना, जिसके दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा में। अब तापीय न्यूट्रॉन, निम्न ऊर्जा का न्यूट्रॉन। तापीय न्यूट्रॉन या निम्न ऊर्जा का न्यूट्रॉन एक ही बात है। ये वो न्यूट्रॉन है जो नाभिकीय रिएक्टर में उपस्थित भारी जल या मंदक के टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन कहा जाता है।
इनका उपयोग परमाणु के नाभिक को तोड़ने के लिए किया जाता है। इन्हीं न्यूट्रॉन के से नाभिक का बमबारी की जाती है। अब नाभिकीय संलयन है। दो हल्के नाभिकों का टूटकर एक भारी नाभिक में संलयित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। ये दो हल्के नाभिक मिल करके जुड़ करके क्या बना ले, भारी नाभिक बना ले। दो हल्के सामान्यतः हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करता है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आप लोग को मालूम होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से समस्थानिक होते हैं? H11, H12 और H13। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो हाइड्रोजन को सामान्यतः परमाणु भार 1 होता है। ये 3 भार वाले हाइड्रोजन का निर्माण हुआ है यहाँ पर, और 1 न्यूट्रॉन ऊर्जा के रूप में मुक्त हुआ है। भारी नाभिक से संलयित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। यहाँ ठीक है, तो आज बस इतना ही है, और ये चैप्टर इस तरह से अब ख़त्म हो गया। अब आपका आनुवांशिकता बचा है। आनुवांशिक भी हम लोग नेक्स्ट टर्म को हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोग का साइंस का मैक्सिमम कोर्स समाप्ति की ओर है, और आनुवांशिक ही बचा हुआ है। और इसके बाद फिर आप लोग को लगातार क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आपको डेली क्वेश्चंस करके टीचर्स को सेंड करने होंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।